गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान ने भारत को वर्ल्ड कप में पहली बार हराया, 10 विकेट से जीतकर रचा इतिहास। जी हां दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2021 के सुपर 12 चरण में पाकिस्तान ने भारतीय टीम को एक तरफा मुकाबले में 10 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने कप्तान विराट कोहली के अर्धशतक की बदौलत पाकिस्तान के सामने 152 रनों का लक्ष्य रखा। पाकिस्तान ने कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के तूफानी अर्धशतकों की बदौलत 17.5 ओवर में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया। वर्ल्ड कप इतिहास में पाकिस्तान की भारत पर यह पहली जीत है। दोस्तों भारत के लिए इस मैच की शुरुआत बेहद ही निराशाजनक रही। भारत के लिए शुरुआत किसी भी तरह से अनुकूल नहीं थी। कोहली ने टॉस गंवाया और भारत ने उसके बाद 13 गेंद और 6 रनों के बीच में ही दोनों सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और केएल राहुल को गंवा दिया। रोहित की बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के सामने कोण लेकर अंदर आती गेंद पर कमजोरी फिर खुलकर सामने आई। अफरीदी ने उन्हें पहले ओवर में पगबंधा आउट करने के बाद अगले ओवर की पहली गेंद पर राहुल की गिल्लियां भी बिखेर दी। सूर्य कुमार यादव ने अफरीदी पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर छक्का जड़कर आत्मविश्वास जगाया, लेकिन हसन अली की गेंद पर मोहम्मद रिजवान ने विकेट के पीछे शानदार कैच लेकर उनकी पारी लंबी नहीं खींचने दी। पावर प्ले के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट पर 36 रन था। यहीं से भारत की हार लगभग निश्चित होती जा रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। फारूक अब्दुल्ला ने अमित शाह के बयान पर जताई हैरानी। जम्मू कश्मीर के पूर्ण दर्जे को लेकर कही यह बात। जी हां दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर रविवार को हैरानी जताई जिसमें उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्ग टर्म पीस के लिए लोगों की आकांक्षाओं और इच्छाओं को तृप्त करना होगा। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के इस तर्क पर हैरानी जताई कि निर्वाचन क्षेत्रों का डिलिमिटेशन पूरा करने और चुनाव के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बड़ी हैरानी की बात है। अब्दुल्ला ने कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई सर्वदलीय बैठक का स्मरण किया जिसमें उन्होंने यह मुद्दा उठाया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता ने पुंछ के मेंटर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी ने तब कहा था कि दिल जीतकर नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच के अंतर को कम करना होगा। जम्मू कश्मीर के दर्जे को कमजोर करके दिलों को नहीं जीता जा सकता, जिसे विभाजित कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। आर्यन खान ड्रग्स केस में नया मोड़। गवाह बोला 18 करोड़ में हुई डील। एनसीबी ने आरोप को बताया बेबुनियाद। जी हां दोस्तों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की ओर से क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में गिरफ्तार किए गए एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले में नया मोड़ आ गया है। एनसीबी के गवाह ने इस केस में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। खुद को इस केस से जुड़े शख्स केपी गोसावी का बॉडीगार्ड बताने वाले प्रभाकर सेल ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और गोसावी पर पैसों की डील के आरोप लगाए हैं। प्राइवेट डिटेक्टिव केसी गोसावी की फोटो आर्यन के साथ वायरल हुई थी। मामले में समीर वानखेड़े ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया है और कहा है कि वह बाद में इसका सटीक जवाब देंगे। प्रभाकर सेल नाम के इस गवाह ने एक हलफनामे में दावा किया कि उसने केपी गोसावी और किसी सैम डिसूजा के बीच 18 करोड़ रुपए की डील की बात सुनी थी। इसमें से 8 करोड़ रुपए एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को दिए जाने थे। उसने यह भी दावा किया कि उसने केपी गोसावी से रुपए लेकर सैम डिसूजा तक पहुंचाए थे। प्रभाकर सेल वही शख्स है जिसे एनसीबी ने 6 अक्टूबर को जारी की गई प्रेस रिलीज में गवाह के तौर पर बताया था। अब प्रभाकर ने आरोप लगाया है कि केसी गोसावी लापता है। उनका कहना है कि उसे केपी गोसावी की जान को खतरा होने की आशंका है, इसलिए उसने यह हलफनामा दाखिल किया है। वहीं एनसीबी के सूत्रों का कहना है कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने यह भी सवाल किया कि अगर पैसों का लेन देन होता तो भला जेल में वह क्यों होता। सूत्रों ने कहा कि ये सारे आरोप एनसीबी की छवि बिगाड़ने के लिए लगाए जा रहे हैं। ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, ऐसा कुछ भी कहीं नहीं हुआ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। त्रिपुरा की रैली में बीजेपी पर बरसी ममता बनर्जी। प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को आरोप लगाया कि त्रिपुरा में यदि राजनीतिक विरोधी रैलियां निकालने का साहस करते हैं तो बीजेपी उन्हें पीटती है और महिला सांसद को भी नहीं बख्शा जाता। वह त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के पास शुक्रवार को एक जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य सुष्मिता देव पर कथित रूप से हमला करने का जिक्र कर रही थी।
तृणमूल कांग्रेस इस पूर्वोत्तर राज्य में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाने की कोशिश में जुटी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले संबंधी पार्टी के दावे पर तृणमूल सुप्रीमो ने कहा कि पश्चिम बंगाल में शांति है तो यह मरघट की शांति नहीं है। ममता बनर्जी ने एक रैली में कहा कि इसके विपरीत उनके राज्य यानी कि त्रिपुरा में हो रही चीजें देखिए। जो भी बीजेपी के विरोध में रैलियां निकालने का साहस करता है उसे लाठी डंडों से पीटा जाता है। वे घायल तृणमूल कार्यकर्ताओं का इलाज भी नहीं होने देते। एक युवा पार्टी कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई और उसे SKM अस्पताल लाना पड़ा जो कि कोलकाता में स्थित है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रजनीकांत को सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दिल्ली में मिलेगा 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड। लॉन्च करेंगे बेटी सौंदर्या का बनाया हुट ऐप। जी हां दोस्तों, सुपरस्टार रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय सिनेमा में शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। रजनी के नाम की घोषणा अप्रैल में हो चुकी थी। अब डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल इंडिया ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दे दी है कि थलाइवा रजनीकांत को 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 25 अक्टूबर को दिया जा रहा है। खुद रजनीकांत ने भी अपने जीवन के सबसे बड़े दिन को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की। इसके साथ ही उन्होंने बेटी सौंदर्या विशगन की उपलब्धि को भी शेयर किया। हालांकि उन्हें इस बात का दुख भी है कि उनके गुरु KP उन्हें पुरस्कार प्राप्त करता देखने के लिए जीवित नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रिटेन में कोरोना के बेहद संक्रामक रूप का कहर, भारत में भी मिले मरीज। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस का एक नया उत्परिवर्तित रूप म्यूटेंट AY.4.2 यूरोप में दहशत पैदा करने के बाद अब भारत में भी दस्तक दे चुका है। हालांकि इसकी संख्या अभी बेहद कम है। वायरस के इस रूप को संभवतः डेल्टा वेरिएंट से अधिक घातक माना जाता है क्योंकि यह उसकी तुलना में तेजी से फैलता है। SARS-CoV-2 में INSACOG नेटवर्क निगरानी विविधताओं के वैज्ञानिकों ने शनिवार को यह जानकारी दी। दरअसल दोस्तों यह माना जा रहा है कि AY.4.2 की वजह से ही UK, रूस और इजराइल में कोविड-19 मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कोविड-19 के डेल्टा स्वरूप के नए प्रकार के मामलों में इजाफे ने ब्रिटेन सहित कई देशों में चिंताएं बढ़ा दी है। इस स्वरूप की अभी तक निगरानी की जा रही थी, लेकिन मामलों में इजाफे के बाद अब इसे जांच के दायरे के स्वरूप के तहत श्रेणी में रख दिया गया है। वायरस के नए स्वरूप AY.4.2 यानी कि डेल्टा प्लस को ब्रिटेन की स्वास्थ्य सेवा एजेंसी ने VUI21 OCT01 नाम दिया है। इस वेरिएंट के भारत में भी कुछ मामले पाए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस्लाम छोड़कर हिंदू बनेगी सबसे बड़े मुस्लिम देश के पूर्व राष्ट्रपति की बेटी। जी हां दोस्तों, इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो की बेटी कुमावती सुकर्णो पुत्री ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने का फैसला किया है। 26 अक्टूबर को वह पूजा में शामिल होगी और इसके साथ ही हिंदू धर्म अपना लेगी। CNN इंडोनेशिया की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को सुकर्णो हेरिटेज एरिया में यह कार्यक्रम होगा। कुमावती पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो की तीसरी बेटी है। पूर्व राष्ट्रपति मेघावती सुकर्णो पुत्री की छोटी बहन है। 70 वर्षीय सुकावती सुकर्णो पुत्री इंडोनेशिया में ही रह रही है। 2018 में कट्टरपंथी इस्लामिक समूह ने उनके खिलाफ इस निंदा की शिकायत दर्ज करी थी। दरअसल दोस्तों सुकुमावती ने एक कविता साझा की थी जिसे लेकर कट्टरपंथियों का आरोप था कि उन्होंने इस्लाम का अपमान किया है। इस घटना के बाद सुकुमावती ने अपनी कविता के लिए माफी भी मांगी थी। हालांकि इसके बाद भी विवाद समाप्त होता नहीं दिख रहा था और अक्सर उनकी आलोचना की जाती रही है। इंडोनेशिया में इस्लाम के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है। यही नहीं, इंडोनेशिया दुनिया की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश भी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सुकुमावती के पिता सुकर्णो के दौर में भारत और इंडोनेशिया के संबंध काफी अच्छे थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक V से एड्स होने का खतरा, इस देश ने इस्तेमाल पर लगा दी रोक। जी हां दोस्तों, अफ्रीकी देश नामीबिया ने रूस के कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक V के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। ऐसा उन्होंने पड़ोसी देश दक्षिण अफ्रीका द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद किया है। दरअसल दोस्तों यह माना जा रहा है कि स्पुतनिक V वैक्सीन लेने वाले पुरुषों में HIV होने की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। नामीबिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दक्षिण अफ्रीका के फैसले के बाद उनकी सरकार ने भी तत्काल प्रभाव से इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, जब तक कि WHO द्वारा इसे आपातकालीन उपयोग के लिए इजाजत नहीं मिल जाती। स्पुतनिक V वैक्सीन को विकसित करने वाले जमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हालांकि इस फैसले पर नाखुशी जाहिर की है। इंस्टीट्यूट ने कहा है कि नामीबिया का फैसला किसी साइंटिफिक एविडेंस या रिसर्च पर आधारित नहीं है। दक्षिण अफ्रीकी नियामक SAHPRA शाफ्रा ने फैसला लिया है कि वह अपने देश में स्पुतनिक V के आपात इस्तेमाल को मंजूरी नहीं देगा। इसके
इसके पीछे दवा नियामक ने कहा कि कुछ स्रोतों से पता चलता है कि स्पुतनिक वी में एडोनो वायरस टाइप 5 वेक्टर है, जिसके इस्तेमाल से पुरुषों में HIV होने की आशंका बढ़ जाती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन की राजधानी बीजिंग पूरी तरह से लॉक, न कोई आ सकता है और न ही जा सकता है। जी हां दोस्तों, चीन में लगातार आ रहे संक्रमण के नए केस को लेकर जिनपिंग सरकार चिंतित है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में मामले और भी तेजी से बढ़ने वाले हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हेल्थ कमीशन के अधिकारी बू लिंगियांग ने रविवार को बताया कि देश में मौजूदा संक्रमण विदेशों से डेल्टा वेरिएंट के जरिए आ रहा है। रविवार को पूरे देश में 43 नए केस सामने आए हैं। इनमें 4 लोग स्थानीय मरीजों के संपर्क में आने से संक्रमित हुए। कमीशन के प्रवक्ता मी फेंग ने कहा कि संक्रमण की लहर 17 अक्टूबर से सप्ताह भर में 11 प्रांतों में फैल गई है। अधिकांश संक्रमित लोगों का क्रॉस रीजन ट्रेवल हिस्ट्री है। उन्होंने महामारी से प्रभावित क्षेत्रों से इमरजेंसी मोड अपनाने का आग्रह किया है। परिवहन मंत्रालय के एक अधिकारी झाओ मिन के मुताबिक ग्वानसू प्रांत के कुछ शहरों, जिनमें राजधानी लानझाओ और इनर मंगोलिया शामिल है, में संक्रमण के फैलाव के कारण बस टैक्सी सेवाएं रोक दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अनुसार चीन ने शनिवार को 26 नए केसों की पुष्टि की। इनमें इनर मंगोलिया में 7, ग्वांगसू में 6, निजांगिया में 6, बीजिंग में 4, हेबे में 1, हुनान में 1 और सांगसी में 1 शामिल है। हुनान और यूनान में अन्य 4 स्थानीय लक्षणों वाले मामले सामने आए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश आश्रम 3 के सेट पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का हंगामा, प्रकाश झा पर फेंकी गई शाही। जी हां दोस्तों, भोपाल में प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग के दौरान जमकर विवाद हुआ। रविवार की शाम बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शूटिंग के लिए आई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और प्रकाश झा पर शाही फेंकी। बजरंग दल के लोगों ने शूटिंग वाली जगह पुरानी जेल में रास्ते को रोककर वहां खड़ी वैनिटी वैन के कांच तोड़ दिए। पुलिस ने बाद में मौके पर पहुंचकर उपद्रवियों को भगाया। बजरंग दल के संयोजक सुशील ने बाद में अपने बयान में कहा कि हम हिंदू धर्म के खिलाफ ऐसी सीरीज नहीं बनने देंगे। प्रकाश झा इस शूटिंग को बंद करें। हमने झा का चेहरा काला किया है। अब बॉबी देओल को भी नहीं छोड़ेंगे। आश्रम 3 भोपाल में शूट नहीं होने देंगे। हम इसका खुलकर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रकाश झा को भगवान सद्बुद्धि दे। भारतीय संस्कृति को अपमानित करके अश्लील फिल्म बनाना बंद करे। बजरंग दल सीधी कार्यवाही करने के लिए विवश होगा। इस पर दोस्तों भोपाल के एसएसपी अरशद वली ने कहा कि हम घटना के पीछे कौन है इसका पता लगा रहे हैं। आगे ऐसी हरकतें नहीं होने देंगे। घटना के खिलाफ भी FIR करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फर्जी एंट्री पास पर 1 साल तक संसद में घूमता रहा बिहार के मंत्री का PA अब हुआ गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, संसद में प्रवेश के लिए जरूरी पास में कथित रूप से फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को ठगने को लेकर बिहार के 26 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी का नाम बबलू कुमार आर्य है, जो पिछले काफी समय से बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम के PA का काम कर रहा था। दरअसल पुलिस को शिकायत मिली थी कि एक सांसद के निजी सचिव के लिए बबलू कुमार आर्य नाम के एक लोकसभा पास बनाया गया है, जबकि संबंधित सांसद ने इसकी कोई सिफारिश नहीं की थी। जब जांच शुरू हुई तो पुलिस को पता चला कि आर्य न तो किसी सांसद का निजी सहायक या निजी सचिव है और न ही लोकसभा पास जारी करने के लिए उसके नाम की कोई सिफारिश की गई थी। चूंकि इस पास का इस्तेमाल संसद में प्रवेश के लिए किया जा सकता था तो वह सुरक्षा संबंधी खतरा होता, तो ऐसे में मामला दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अपने आवास पे धरने पर बैठे तेज प्रताप बोले जब तक जगदानंद सिंह को नहीं निकालेंगे तब तक राजद से कोई मतलब नहीं। जी हां दोस्तों, पिता लालू यादव के पटना पहुंचने के बाद तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक जगदानंद सिंह को पार्टी से नहीं निकालेंगे तब तक हमें राजद से कोई मतलब नहीं है। तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह पर आरोप लगाया कि पटना एयरपोर्ट पर उन्हें जगदानंद सिंह ने धकेला है। छात्र युवा राजद के गुंडों के द्वारा भी धकेला गया है। जगदानंद सिंह RSS का आदमी है और हम एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। जानकारी ये आ रही है कि एयरपोर्ट वाली घटना के बाद तेज प्रताप यादव अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। सूचना यह भी है कि पिता लालू प्रसाद यादव उनसे मिलने पहुंचने वाले हैं। तेज प्रताप यादव के धरना पर बैठने की खबर के बाद लालू यादव उनसे मिलने जाने को तैयार हुए हैं और तेज प्रताप को फोन पर कहा है कि वे उनके आवास पर जाएंगे। हालांकि अभी भी तेज प्रताप अपने आवास के बाहर मौजूद हैं और समर्थकों के साथ धरना दे रहे हैं।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताज़ा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 22 करोड़ को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 45,50,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, टर्की, फ्रांस, ईरान, अर्जेंटीना आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 3,41,00,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,54,000 के पार है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी, झूठे केस में फंसाने की कही बात। जी हां दोस्तों, आर्यन खान ड्रग्स मामले की जांच कर रहे मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी में कहा है कि मुझे झूठे केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है। समीर वानखेड़े ने चिट्ठी में दावा किया कि कुछ अज्ञात लोग मेरे खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। समीर वानखेड़े ने यह चिट्ठी ऐसे वक्त में लिखी है जब आर्यन खान ड्रग्स केस में मुख्य गवाह केपी गोसावी के बॉडीगार्ड ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आर्यन खान ड्रग मामले में आज एक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब इस मामले के प्राइम विटनेस केपी गोसावी के बॉडीगार्ड ने बड़ा खुलासा किया। बॉडीगार्ड प्रभाकर सैयल में नोटरी कृत हफलामे में बताया कि एनसीबी के दफ्तर में पंचनामा पेपर बताकर खाली कागज में जबरदस्त कराए गए, जबकि उसे क्रूज ड्रग्स मामले में हुई गिरफ्तारी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। प्रभाकर क्रूज ड्रग्स रेड मामले में केपी गोसावी के अलावा एक और विटनेस है। प्रभाकर ने बताया कि वह किरण गोसावी के पर्सनल बॉडीगार्ड के रूप में काम करते हैं। क्रूज पार्टी रेड के वक्त वह गोसावी के साथ थे। प्रभाकर का कहना है कि इस घटना के बाद से जब से किरण गोसावी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं, उसके बाद से अब उनकी जान को भी खतरा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टीवीएस रेडॉन का नया अवतार हुआ लॉन्च। जानिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे के माइलेज वाली बाइक की कीमत। जी हां दोस्तों, देश में फेस्टिवल सीजन चल रहा है, इसलिए लगभग सभी दोपहिया वाहन कंपनी अपने पॉपुलर मॉडल्स को नए अवतार में लॉन्च कर रही है। हाल ही में टीवीएस ने भी ऐसा किया है। टीवीएस ने अपनी सस्ती और बजट में आने वाली कंप्यूटर बाइक टीवीएस रेडॉन को 2 नए कलर में लॉन्च किया है। अब टीवीएस रेडॉन को 2 नए ड्यूल टोन कलर स्कीम रेड एंड ब्लैक और ब्लू एंड ब्लैक ऑप्शन के साथ लॉन्च कर दिया है। हालांकि नए कलर ऑप्शन के अलावा इस बाइक के इंजन या फीचर्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन बाइक्स की कीमत पर अगर नजर डाली जाए तो नए ड्यूल टोन वेरिएंट को स्टैंडर्ड वेरिएंट के मुकाबले थोड़ा महंगा रखा गया है। इसके ड्रम वेरिएंट की कीमत 68,982 रुपए, जबकि डिक्स वेरिएंट के लिए आपको 71,982 रुपए देने होंगे। यह दोनों मॉडल 900 रुपए महंगे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बाइक का मुकाबला होंडा की CD 110 ड्रीम डीलक्स, बजाज प्लेटिना ES 100 और हीरो स्प्लेंडर प्लस जैसे मॉडल्स के साथ है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत ने 50 ओवर के वर्ल्ड कप मुकाबलों में पाकिस्तान को कितनी बार हराया हुआ है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अपना उत्तर। अगर दोस्तों आपका उत्तर होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल जाएगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।